प्रधानमंत्री बिहार के काराकाट में थे। काराकाट की रैली में पीएम ने ऑपरेशन सिंदूर का जिक्र किया। पीएम ने कहा कि पहलगाम हमले के बाद उन्होंने बिहार में प्रण लिया था, जिसे पूरा किया गया। उन्होंने कहा कि प्राण जाए पर वचन न जाए। पीएम ने रैली में कहा कि आतंकियों को मिट्टी में मिलाने का प्रण पूरा करने के बाद आज वो फिर बिहार पहुंचे। भगवान राम और उनके कुल की रीति क्या थी? प्राण जाए पर वचन न जाई, यानी जो वचन एक बार दे दिया वो पूरा होकर के ही रहता है। प्रभु श्री राम की ये रीति अब नए भारत की नीति बन गई है। और मैंने बिहार की धरती से देश को वादा किया था, वचन दिया था, बिहार की धरती पर आंख में आंख मिलाकर हमने कह दिया था, आतंक के आकाओं के ठिकानों को मिट्टी में मिला दिया जाएगा। और वहीं बिहार दौरे पर पीएम मोदी ने यह भी कहा है कि आज दुनिया नए भारत की ताकत को देख रहा है। नया भारत दुश्मनों को मुंहतोड़ जवाब दे रहा है। हमारी सेनाओं ने एक ही झटके में उनको भी घुटनों पर ला दिया। पाकिस्तान के एयरबेस, उनके सैन्य ठिकाने हमने कुछ ही मिनट में तबाह कर दिए। ये नया भारत है, ये नए भारत की ताकत है। बिहार के मेरे प्यारे भाइयों बहनों, ये हमारा बिहार वीर कंवर सिंह जी की धरती है। और साथ ही प्रधानमंत्री मोदी ने आज देश के लिए शहीद हुए छपरा के रहने वाले बीएसएफ जवान मोहम्मद इम्तियाज को श्रद्धांजलि दी और बीएसएफ के योगदान को सराहा। मातृभूमि के सेवा का पवित्र कर्तव्य निभाते हुए 10 मई को सीमा पर बीएसएफ सब इंस्पेक्टर इम्तियाज शहीद हो गए थे। मैं बिहार के इस वीर बेटे को आदरपूर्वक श्रद्धांजलि देता हूं। और मैं आज बिहार की धरती से फिर दोहराना चाहता हूं, ऑपरेशन सिंदूर में भारत की जो ताकत दुश्मन ने देखी है, लेकिन दुश्मन समझ लें ये तो हमारे तर्कस का केवल एक ही तीर है। और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने पाकिस्तान को चेतावनी दी है कि भारत अब आतंकवाद सहन नहीं करता, सीधा जवाब देता है। रक्षा मंत्री ने गोवा में आईएनएस विक्रांत पर आयोजित एक कार्यक्रम में 9 सैनिकों को संबोधित करते हुए ये बात कही। पहलगाम में हुए कायराना आतंकी हमले के बाद जब भारत ने ऑपरेशन सिंदूर प्रारंभ किया
तो हमारी आर्म्ड फोर्सेज ने जिस गति, गहराई और स्पष्टता के साथ कार्रवाई की, मैं मानता हूं वह अपने में अद्भुत था, वह बेमिसाल था। उसने न केवल आतंकवादियों की बल्कि उन्हें पालने पोसने वाले सरपरस्तों को भी स्पष्ट संदेश दे दिया है कि भारत अब सहन नहीं करता है, भारत अब सीधा जवाब देता है। साथियों, जब कुछ ही समय में हमने पाकिस्तान के आतंकी अड्डे और उसके इरादों को ध्वस्त कर दिया, हमारा प्रहार इतना तगड़ा था कि पाकिस्तान पूरी दुनिया से भारत को रोकने की गुहार लगाने लगा था। अंत में हमने अपनी शर्तों पर, और मैं फिर दोहरा रहा हूं, हमने अपनी कंडीशंस पर और अपने मिलिट्री एक्शंस को रोका है। और जम्मू कश्मीर के दौरे के दूसरे दिन गृह मंत्री अमित शाह ने आज पुंछ में पाकिस्तान की गोलीबारी में प्रभावित परिवारों से मुलाकात भी की। उन्होंने पीड़ित परिवार के सदस्यों को नौकरी के नियुक्ति पत्र बांटे। पुंछ में शायद आजादी के बाद पहली बार गोलीबारी, मगर पुंछ के साथ साथ सभी जगह पे रिहायशी इलाकों पर, गुरुद्वारों पर, मंदिरों पर, मदरसों पर गोलीबारी करने का काम पाकिस्तान ने किया और आज पूरी दुनिया पाकिस्तान के हमले की घोर निंदा करती। और जब पाकिस्तान ने हमारे रिहायशी इलाकों पर, नागरिकों पर, निहत्थे नागरिकों पर हमला किया, तब भारतीय सेना ने इसका भी सटीक जवाब दिया और उनके 9 हवाई अड्डों को, उनकी मारक क्षमता को क्षतिग्रस्त कर एक मजबूत जवाब दिया, जिसके कारण उनको समझौते के लिए आगे आना पड़ा। ऑपरेशन सिंदूर पर सियासी घमासान जारी है। कांग्रेस ने सिंदूर को लेकर सवाल उठाए हैं। कांग्रेस प्रवक्ता सुप्रिया श्रीडेत ने आज पूछा है कि बीजेपी वाले सिंदूर लेकर क्यों आएंगे। उधर बीजेपी ने विपक्ष पर जोरदार हमला बोला है। संबित पात्रा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर आरोप लगाया है कि ऑपरेशन सिंदूर से सबूत गैंग खुश नहीं है। एक ब्याहता हूं तो एक बात तो अच्छी तरह से जानती हूं कि औरत अपनी मांग में सिर्फ अपने पति के नाम का सिंदूर भरती है, क्योंकि वो सुहाग की निशानी होता है, सौभाग्य की निशानी है। किसी भी ऐरे गहरे नत्थु खेरे का दिया हुआ सिंदूर थोड़ी मांग में भर लेंगी हिंदुस्तान की ब्याहताएं। और कौन है ये लोग जो सिंदूर लेकर आएंगे? किसको दी है जिम्मेदारी मोदी जी ने? जब सिंदूर का मान ना रखने वाले सिंदूर को तो बख्श देते, उसका भी मखौल बना डाला। कांग्रेस जिन्होंने आरंभ में तो कहा कि हम देश के साथ खड़े हैं, हम सरकार के साथ खड़े हैं, मगर कदाचित एक दिन भी ये सरकार के साथ और हिंदुस्तान के साथ, भारत के साथ खड़े नहीं थे। प्रथम दिन से ही, डे 1 से राहुल गांधी, जयराम रमेश और तमाम उनके लोग, रॉबर्ट वाड्रा से शुरू करके तमाम कांग्रेस पार्टी के नेतृत्व ने भारत के सेना, भारत के शौर्य पर सवाल उठाया है और ये सबूत गैंग खुश नहीं है। इधर ऑपरेशन सिंदूर की अगर बात करें तो इसके बाद से भारत के खिलाफ जासूसी करने वाले आरोपियों की गिरफ्तारी भी जारी है। 3 राज्यों की पुलिस ने 4 जासूसों को गिरफ्तार किया है। दिल्ली से जासूसी कांड में गिरफ्तार कासिम से पुलिस को चौंकाने वाली जानकारी मिली है। पुलिस को उसने बताया कि लाहौर में 3 आईएसआई अधिकारियों ने उसे आर्मी कैंप में ट्रेनिंग दी थी। ट्रेनिंग देने वाले 2 आईएसआई अधिकारियों के नाम भी उसने बताए हैं। इनमें एक का कोड नेम शाहजी और दूसरे का ताऊजी था। इन दोनों ने कासिम को ट्रेनिंग दी थी, जबकि एक आईएसआई अधिकारी की पहचान वकास के तौर पर हुई है। महाराष्ट्र एटीएस ने एक 27 वर्षीय जूनियर इंजीनियर रविंद्र वर्मा को गिरफ्तार किया है। आरोपी ठाणे में किराए के मकान में रहता था और मुंबई की एक निजी कंपनी में काम करता था। एटीएस के मुताबिक आरोपी को एक पाकिस्तानी खुफिया एजेंट ने हनी ट्रैप में फंसाकर सोशल मीडिया के माध्यम से गोपनीय जानकारी हासिल की थी। एटीएस को इसके बारे में जानकारी मिली और इसके बाद उसे गिरफ्तार कर लिया गया।
वहीं राजस्थान के सरहदी जिले से सुरक्षा एजेंसियों ने एक सरकारी कर्मचारी को हिरासत में लिया। सोर्सेस की माने तो जैसलमेर के रोजगार कार्यालय में कार्यरत शकूर खान, जो कभी कांग्रेस सरकार के पूर्व मंत्री सालेह मोहम्मद के निजी सचिव रह चुके थे, उसे सुरक्षा एजेंसियों की संयुक्त टीम ने कार्रवाई करते हुए हिरासत में लिया। जम्मू कश्मीर में आतंकी नेटवर्क के खिलाफ एक्शन जारी है। सीआईके विंग ने राज्य के कई इलाकों में रेड की है। देश से गद्दारी कर आतंकियों को साथ देने वाले लोगों के खिलाफ जम्मू कश्मीर में एक्शन जारी है। जम्मू कश्मीर पुलिस की काउंटर इंटेलिजेंस कश्मीर यानी सीआईके के यूनिट ने कश्मीर घाटी में कई स्थानों पर रेड मारी है। ये रेड टेरर लिंक की चल रही जांच के दौरान मारी गई। ये कार्रवाई आतंकवादी संगठनों के साथ संबंध रखने वाले संदिग्ध व्यक्तियों के खिलाफ की गई है। सीआईके ने पुलवामा, शोपिया, बडगाम, श्रीनगर और बारामूला में रेड मारी है। एजेंसी ने अलग अलग क्षेत्र में एक्टिव आतंकी नेटवर्क से जुड़े सबूत जुटाने के लिए रेड मारी है। ये ऑपरेशन घाटी में आतंकी गतिविधियों को जड़ से खत्म करने के लिए सुरक्षा एजेंसियों की ओर से किए जा रहे प्रयासों के बीच चलाया गया है। हाल ही में कई ऐसी घटनाएं हुई हैं जिनसे इलाके में अमन चैन को बिगाड़ने की कोशिश की गई। आपको बता दें कि 23 मई को जम्मू में टेरर इकोसिस्टम को निशाना बनाते हुए एक जरूरी ऑपरेशन चलाया गया है, जिसमें जम्मू कश्मीर पुलिस की राज्य जांच एजेंसी ने 4 जिलों में 18 स्थानों पर रेड मारे थे। रेड के दौरान भारी मात्रा में आपत्तिजनक सामग्री बरामद की गई थी। और ऑपरेशन सिंदूर के दौरान पाकिस्तान की नापाक हरकत का पर्दाफाश हुआ है। राजस्थान बॉर्डर के पास पाकिस्तान की सेना की मुजाहिद बटालियन को बीएसएफ ने कैसे भगाया, इस रिपोर्ट में देखिए। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भारतीय सेना की कार्रवाई से पाकिस्तान खौफ में रहा। पाकिस्तान की सेना को भारतीय सेना ने धूल चटाई और बॉर्डर छोड़कर भागने पर मजबूर किया। भारत के खिलाफ साजिश रचने वाले मुजाहिद बटालियन भी रण छोड़कर भागते नजर आए। न ही पाकिस्तानी सेना भारतीय सेना के आगे टिक पाई, न ही मुजाहिद। दोनों बीएसएफ के शौर्य को देखकर भागते नजर आए। तस्वीरें आपके सामने हैं। पाकिस्तानी मुजाहिद बटालियन कैसे भारतीय सेना को देखते ही भागने लगी। डरपोक पाकिस्तानियों को इन 2 तस्वीरों में देखिए। एक वीडियो में मुजाहिद बटालियन के जवान टावर पर चढ़कर भारतीय सीमा में झांक रहे हैं। दूसरे वीडियो में सिर पर खाट लेकर भागते नजर आ रहे हैं। वहीं अजरबैजान में पाकिस्तानी पीएम शहबाज ने सच कबूलते हुए कहा कि पाकिस्तान सेना से पहले भारत ने हमला किया। भुवनेश्वर में 7 ठिकानों पर विजिलेंस का छापा पड़ा है। चीफ इंजीनियर बैकुंठ नाथ सारंगी के ठिकाने पर रेड हुई है। भुवनेश्वर के फ्लैट से 1 करोड़ रुपए बरामद किए गए हैं और अंगुल के फ्लैट से भी 1 करोड़ रुपए बरामद किए गए हैं। वहीं विजिलेंस के अफसर नोट गिनने में लगे हुए हैं। और अब आपको दिखाते हैं नोटों के वो बंडल जो बैकुंठ नाथ सारंगी ने विजिलेंस की टीम को देखने पर खिड़की से बाहर फेंक दिया था। तो ये देखिए, ये है नोटों के बंडल जो कि बैकुंठ नाथ ने खिड़की से बाहर फेंक दिया। रविशंकर दत्ता हमारे सहयोगी ज्यादा जानकारी देंगे। रविशंकर, हम देख पा रहे हैं काफी कुछ मिला है विजिलेंस को, नोट भी गिने जा रहे हैं। अभी तक क्या क्या बरामद किया गया, क्या जानकारी? देखिए, ये बैकुंठ नाथ सारंगी जो कि उड़ीसा रूरल डेवलपमेंट के चीफ डिविजनल इंजीनियर है, उनके घर में उड़ीसा के जो विजिलेंस टीम है, सरकार के विजिलेंस टीम है, वहां पे उन्होंने छापे मारे और करीब 2 करोड़ रुपया बरामद किया गया है। सबसे मजे की बात यह है कि जैसे ही विजिलेंस टीम्स को आते हुए उन्होंने देखा, उन्होंने खिड़की से पैसा फेंकने की कोशिश की और जो बंडल उन्होंने फेंका था 500 रुपया के नोट, उनके जो विटनेस है उनके सामने ये पूरा चीज को पैसा जो है उसको रिकवर किया है। जैसे कि हम विजुअल्स में दिखा रहे हैं कि अभी तक नोटों की जो गिनती है वो चल रही है और इसके साथ कुछ डॉक्यूमेंट्स भी बरामद हुए हैं। कहाँ से ये पैसा आए थे और क्या वो इसमें रिश्वत लिए थे, क्या लिए थे, ये पूरा मामला का जो विजिलेंस कमेटी है उसका जो है जांच पड़ताल कर रही है। ठीक है, नजर बनाए रखेगा रविशंकर, बहुत शुक्रिया आपका। तो 2 करोड़ अभी तक कैश बरामद हुआ है, कई डॉक्यूमेंट्स भी मिले हैं और अभी भी कार्रवाई जारी है। ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं और रविशंकर दत्ता हमारे सहयोगी जिस तरह से बता रहे थे, नोटों के वो बंडल जो बैकुंठ नाथ सारंगी ने विजिलेंस की टीम को देखने पर खिड़की से बाहर फेंक दिए थे, वो भी तस्वीरें आपके सामने हैं। और एक एक करके आप देखिए जिस तरह से नोटों के बंडल रखे जा रहे हैं, काउंटिंग चल रही है, कितने पैसे, कितना काला धन बरामद हुआ है। 7 ठिकानों पर छापेमारी और जैसे ही ये पता चला कि विजिलेंस टीम बाहर है तो
नोटों के बंडल बैकुंठ नाथ सारंगी ने बाहर फेंकने शुरू कर दिए। ये देखिए तस्वीरें अब सामने आने लगी हैं एक एक करके। जो ज्वेलरी है वो भी भारी मात्रा में बरामद की गई है। नोटों के बंडल इस वक्त आपके सामने। तो जांच जारी है, जैसे ही और जानकारी मिलेगी हम आपको और अपडेट देंगे। आगे बढ़ते हैं। गृह मंत्री अमित शाह पुंछ में पाकिस्तान ने जिस गुरुद्वारे को निशाना बनाया था वहां गृह मंत्री पहुंचे हुए हैं और अंकित भट्ट हमारे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। अंकित, बताइए इस वक्त वहां पर क्या हो रहा है? हम आपको देख पा रहे हैं, गृह मंत्री अमित शाह की वहां पर मौजूदगी कितनी खास? देखिए, बेहद खास ये दौरा था क्योंकि गृह मंत्री अमित शाह ऑपरेशन सिंदूर के बाद पहली बार यहाँ पर पहुँचे, लोगों से मिले, इफेक्टेड फैमिली से मिले, उसके साथ साथ गुरुद्वारा साहब और जो गीता भवन मंदिर है वहाँ पर पहुँचे और अब यहाँ से निकलकर सीधे बीएसएफ की तरफ गए हैं, बीएसएफ कैंप में गए हैं। वहाँ पे बीएसएफ के जवानों से मिलेंगे गृह मंत्री के साथ। आपको बता दूं कि जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा थे जिस जगह पर मैं मौजूद हूँ, यहाँ पर लोगों से उन्होंने बातचीत की और साफ तौर पे आपको बता दें कि गृह मंत्री की तरफ से इस दौरे के दौरान साफ संदेश दिया गया कि टेरर एंड टॉक, टेरर एंड ट्रेड और खून और पानी एक साथ नहीं बहेगा। तो ये साफ संकेत है कि किस तरीके से आतंक पर जो प्रहार है वो यहाँ पर जम्मू कश्मीर में किया जा रहा है। और साफ तौर पे गृह मंत्री ने पुंछ के लोगों की तारीफ की, कहा कि ये वो लोग हैं जिन्होंने पाकिस्तान की शेलिंग को यहाँ पर झेला। और साथ में गृह मंत्री की तरफ से एक और जो अहम बात है वो कही गई कि आने वाले समय में जो बंकर्स है वो ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ पर बनाए जाएंगे। तो अब गृह मंत्री यहाँ से सीधे बीएसएफ कैंप की तरफ रवाना हुए हैं। भारी सुरक्षा बल यहाँ पर तैनात किए गए थे, जम्मू कश्मीर पुलिस के जवान जो है वो यहाँ पर तैनात किए गए थे। जो जगह आप देख रहे हैं ये पुंछ सिटी की जगह है और यहीं पर पाकिस्तान की तरफ से सीज फायर का उल्लंघन किया गया और साथ में इन्हीं इलाकों में रिहायशी इलाकों को टारगेट किया गया। तो कई लोगों की इस सीज फायर वायलेशन में डेथ भी हुई और आज गृह मंत्री खुद अंकित, खास बात यह है कि कुछ दौरे ऐसे होते हैं जो बिना कुछ कहे पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान के चरित्र को बेपर्दा कर देते हैं। उसके झूठ को बेपर्दा करने वाले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के भारतीय एयरबेसेस के कई दौरे इससे पहले हमने देखे हैं। कुछ कहा नहीं गया लेकिन झूठ का पर्दाफाश हो गया और यहां पर जाकर उस गुरुद्वारे को जिसको पाकिस्तान ने निशाना बनाया, जो नापाक साजिशें रची गई यहां पर, उसको बेपर्दा कर दिया है गृह मंत्री अमित शाह ने गुरुद्वारे में पहुंचकर और वहां पर लोगों के जज्बे की, उनके हौसले की तारीफ करके। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। गुरुद्वारा साहब में गृह मंत्री गए, गीता भवन जो मंदिर है जहां पे पाकिस्तान की तरफ से सीज फायर का उल्लंघन किया गया और यहां पर मंदिर मस्जिद गृह मंत्री की तरफ से साफ कहा गया कि मंदिर मस्जिद मदरसे को निशाना यहां पे पाकिस्तान की तरफ से बनाया गया। ये पाकिस्तान की बौखलाहट थी। गृह मंत्री ने एक और ख़ास बात कही, वो ये कि हमने जो टारगेट किए वो आतंकियों के ठिकाने टारगेट किए, लेकिन पाकिस्तान ने हमारे सिविलियन इलाकों को टारगेट किया, पाकिस्तान ने हमारे मंदिर मस्जिद गुरुद्वारों को टारगेट किया, लोगों के घरों को टारगेट किया। तो ये साफ तौर पे दिखाता है कि किस तरीके से ऑपरेशन सिंदूर से पाकिस्तान बौखला गया था। और लगातार सही बात है अंकित, शुक्रिया आपका। और देखिए तस्वीरें हमने दिखाई, गृह मंत्री अमित शाह न सिर्फ उस गुरुद्वारे में पहुंचे हैं जहां पर हमला करने की कोशिश की गई थी और एक हिस्सा इसका क्षतिग्रस्त भी हो गया था इस गुरुद्वारे का, वहां पर पहुंचे और लोगों से बातचीत करते हुए भी गृह मंत्री की तस्वीरें हमने आपको दिखाई। शुक्रिया अंकित। बांके बिहारी मंदिर में ट्रस्ट को लेकर विरोध प्रदर्शन किया गया। गोस्वामी समाज के लोगों ने हाथ पर काली पट्टी बांधकर प्रदर्शन किया। विश्व प्रसिद्ध बांके बिहारी मंदिर में ऐसे विरोध के स्वर अब से पहले नहीं सुने गए। गोस्वामी समाज ने हाथ पर काली पट्टी बांधकर कॉरिडोर और न्यास ट्रस्ट बनाए जाने का विरोध किया। विरोध प्रदर्शन में गोस्वामी समाज के साथ कांग्रेसी नेता भी शामिल हुए और सरकार की योजना के विरोध में नारेबाजी की। सरकार के प्रस्तावित बांके बिहारी मंदिर कॉरिडोर परियोजना का उद्देश्य श्रद्धालुओं की सुविधा और मंदिर परिसर का सौंदर्यीकरण बताया गया है, लेकिन सेवायतों का मानना है कि ये परियोजना मंदिर की परंपरा, संरचना और अधिकारों का हनन है। गोस्वामी समाज का कहना है कि ये प्रयास
धार्मिक हस्तक्षेप है। गोस्वामी समाज ने कहा है कि सरकार ने उनकी बातें नहीं मानी तो उग्र आंदोलन किया जाएगा। कॉरिडोर जो है बनाया जाएगा, लेकिन कॉरिडोर में जो है विकास के नाम पर विनाश करा जा रहा है, कुंज गलियों को तोड़ा जा रहा है। बिहारी जी महाराज हमारे ठाकुर जी जो है वो कुंज गलियों में मिट्टी से खेले और आज उन्हीं गलियों को मिट्टी में मिलाया जा रहा है। हमारा जो प्रदर्शन है आज सब गोस्वामी समाज का, स्वामी श्री हरदास जी महाराज के वंशजों का, वो इस बात को लेके है कि हमारी हरदासी संप्रदाय को जो खत्म करने का कुप्रयास, सनातन धर्म को खत्म करने का कुप्रयास कुछ अधिकारियों के द्वारा किया जा रहा है। और अब आज की बड़ी खबर, उत्तराखंड की अंकिता भंडारी को 3 साल बाद इंसाफ मिला है। तीनों दोषियों को उम्र कैद की सजा का ऐलान हो गया है। कोटद्वार कोर्ट ने तीनों आरोपियों को दोषी ठहराया और उन्हें सजा सुनाई। आज ही ये तीनों आरोपी दोषी ठहराए गए थे और अब उम्र कैद की सजा इन्हें सुनाई गई है। पुलकित आर्य, सौरभ भास्कर और अंकित गुप्ता, इन तीनों आरोपियों को दोषी ठहराया गया है और उम्र कैद की सजा कोर्ट ने सुनाई है। 2022 में अंकिता भंडारी की हत्या हुई थी और अब इस मामले में जाकर इंसाफ मिला है अंकिता भंडारी के परिवार को। तो इस केस के बारे में आपको बता दें अब तक क्या हुआ। आरोपियों को 24 घंटे के अंदर जेल भेजा गया। तब से अब तक तीनों आरोपी सलाखों के पीछे थे। हत्या की जांच के लिए एसआईटी गठित की गई थी। गैंगस्टर अधिनियम के तहत भी केस दर्ज हुआ। अंकिता के परिवार को 25 लाख की मदद दी गई। परिजनों के कहने पर 3 सरकारी वकील बदले गए। अंकिता के भाई, पिता को सरकारी नौकरी मिली। सख्त पैरवी की वजह से जमानत नहीं मिल सकी आरोपियों को। हत्या मामले में 500 पन्नों की चार्जशीट दायर की गई। 100 गवाहों के बयान भी शामिल किए गए और अब जाकर इस मामले में अंकिता भंडारी के परिवार को इंसाफ मिल पाया है। 3 के तीनों आरोपी दोषी करार दिए गए हैं और अब उन्हें उम्र कैद की सजा सुनाई गई है। पीयूष पांडे हमारे संवाददाता इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। पीयूष, जिस वक्त का यह मामला था सुर्खियों में रहा और पूरे देश में इस बात को लेकर चर्चा हुई कि महिला सुरक्षा को लेकर जो उत्तराखंड में दावे हैं वो उन पर भी सवाल उठे और अब जाकर इस मामले में इंसाफ हुआ है। तीनों जो आरोपी हैं वो दोषी ठहराए गए हैं। उम्र कैद की सजा सुनाई गई है। यह केस अदालत में कैसे आगे बढ़ा, जरा आप अगर बता पाएं। बिल्कुल, देखिए ये बहुत ही चर्चित हत्याकांड था और अंकिता भंडारी का केस सुप्रीम कोर्ट तक भी आया था और उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में आदेश भी जारी किया था। एसआईटी गठन के बाद इस मामले में अभियोजन पक्ष की तरफ से जो तथ्य साक्ष्य पेश किए गए थे कोटद्वार की अपर जिला सत्र न्यायाधीश के समक्ष, उन्होंने उन सब पर गौर करते हुए इस मामले में आरोपियों को दोषी पाया और तीनों आरोपियों को आज दोषी करार दिए जाने के बाद सजा पर बहस हुई और इसके बाद अदालत ने ये पाया कि इस मामले में उम्र कैद की सजा उचित है और उम्र कैद की सजा सुनाई गई है और इस अब उनके पास अपील का एक ऑप्शन है। जो आरोपियों के पास है वो हाई कोर्ट जा सकते हैं और उसके बाद सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। लेकिन आप ये जान लें कि इस मामले में जो रिजॉर्ट था, एक वीआईपी अतिथि का एक्स्ट्रा सर्विस देने से अंकिता ने मना कर दिया था। उसके बाद ये हत्या को अंजाम दिया गया था और इसके बाद ये पूरे देश में एक रोष व्याप्त था इस हत्याकांड को लेकर के और अब जबकि इंसाफ मिल चुका है अंकिता के परिजनों को और इस मामले में अब जो तस्वीर थी वो साफ हो चुकी है। एसआईटी ने जो काम किया उसके बेसिस पर अभियोजन पक्ष की ओर से पूरा पुख्ता सबूत और सभी तथ्य अदालत के समक्ष रखे गए। उसके आधार पर अदालत ने इस मामले में तीनों दोषियों को उम्र कैद की सजा सुनाई है। जी शुक्रिया पीयूष आपका। सितंबर 2022 में अंकिता की हत्या हुई थी और अब इस मामले में अदालत का फैसला आया है। तीनों आरोपी दोषी ठहराए गए हैं, उम्र कैद की सजा मिली। और चलिए अब खबर पंजाब से है। पंजाब के मुक्तसर जिले के सिंघवाला गांव में एक पटाखा फैक्ट्री में धमाका हो गया और इस हादसे में 4 लोगों की मौत हो गई। पंजाब के मुक्तसर जिले के सिंघेवाला गांव में कल देर रात 1:30 बजे एक पटाखा फैक्ट्री में भीषण धमाका हो गया। घटना के समय फैक्ट्री में करीब 40 मजदूर काम कर रहे थे। वहां काम कर रहे एक मजदूर के अनुसार रात को जब वो सो रहे थे तभी शोर मचा के फैक्ट्री में आग लग गई है। इससे पहले कि वे कुछ समझ पाते जोरदार धमाके से पूरा इलाका थर्रा उठा। ब्लास्ट में घायलों को भटिंडा एम्स में भर्ती कराया गया है जहाँ उनका इलाज चल रहा है।
घटना के बाद पुलिस, फायर ब्रिगेड और राहत बचाव दल मौके पर पहुंच गए। कई लोगों को रेस्क्यू कर निकाला गया। फिलहाल पुलिस मामले की जांच कर रही है। धमाके के सटीक कारणों का अभी पता नहीं चल सका है। पुलिस का कहना है कि अगर सुरक्षा की अनदेखी हुई है तो फैक्ट्री मालिकों और जिम्मेदार अधिकारियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। बताया जा रहा है कि इस फैक्ट्री में पटाखा बनाने का काम उत्तर प्रदेश के हाथरस के रहने वाले ठेकेदार राजकुमार करता था। हादसे के बाद से ठेकेदार फरार है, जिसकी तलाश में पुलिस दबिश दे रही है। लखनऊ में आयकर विभाग के जॉइंट कमिश्नर योगेंद्र मिश्रा का एक बार फिर विवादों में नाम है। उन पर आईआरएस गौरव गर्ग से मारपीट का आरोप लगाया। शिकायत पर हजरतगंज में एफआईआर दर्ज की गई। व्हीलचेयर पर आईआरएस गौरव गर्ग को अस्पताल लाया गया। उनका इलाज चल रहा है। बताया जा रहा है कि आईआरएस गौरव गर्ग को इनकम टैक्स के जॉइंट कमिश्नर योगेंद्र कुमार मिश्रा ने दफ्तर के कमरे में बंद कर मारा। 2016 बैच के आईआरएस अधिकारी गौरव गर्ग आईपीएस रवीना त्यागी के पति हैं। गौरव गर्ग जो आईआरएस इनकम टैक्स सेवा के अधिकारी हैं, उनके द्वारा थाना हजरतगंज को दिनांक 29 मई को संपर्क करके अपने साथ हुई मारपीट की सूचना दी गई, जिसके संबंध में तत्काल थाने के द्वारा उनका सिविल अस्पताल में इलाज कराया जा रहा है। उनकी स्थिति खतरे से बाहर है। अग्रिम वैधानिक कार्रवाई की जा रही है। गौरव गर्ग की शिकायत पर हजरतगंज कोतवाली में एफआईआर दर्ज की गई। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी घायल गौरव गर्ग को देखने अस्पताल पहुंचे। उन्होंने कहा कि कानून अपना काम कर रहा है। इधर समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव ने मामले पर कहा कि इसकी जांच हो और पता किया जाए कि एक आईपीएस अधिकारी के पति के साथ ऐसी घटना क्यों घटी। और लखनऊ में आयकर विभाग के जॉइंट कमिश्नर योगेंद्र मिश्रा के बारे में हमने आपको ये खबर दिखाई। पहले भी इनका विवादों में नाम आता रहा है। टीवी 9 भारतवर्ष संवाददाता विपिन चौबे की ये रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। हमें ये बताते हैं कि इस पूरे मामले में योगेंद्र मिश्रा का जो इतिहास रहा है वो बेहद विवादित रहा है। और इससे पहले चाहे क्रिकेट मैच के दौरान उनको जब टीम में नहीं रखा गया तो पिच पर लेट जाना, अधिकारियों के साथ बदतमीजी करना, उन पर व्यक्तिगत टिप्पणी करना, झूठे मुकदमों में फंसाना, इस तरह के तमाम गंभीर आरोपों के साथ वो पहले से घिरे हुए थे और इसको लेकर विवादों में थे। लेकिन बीती शाम जिस तरह से उन्होंने अपने सहयोगी आईआरएस अधिकारी पर हमला किया है, एक बार फिर से वो विवादों में है। हालांकि योगेंद्र मिश्रा की तरफ से उनका पक्ष नहीं आया है। पुलिस ने इस पूरे मामले में गौरव गर्ग की तहरीर पर मुकदमा दर्ज कर दिया है। जांच की जा रही है और गौरव गर्ग फिलहाल इसी सिविल हॉस्पिटल में भर्ती हैं और उनका इलाज किया जा रहा है। और इस पूरे मामले में चर्चा बहुत ज्यादा यह है कि गौरव गर्ग की पत्नी जो है रवीना त्यागी, वो आईपीएस अधिकारी हैं। योगेंद्र मिश्रा लगातार आरोप लगाते रहे हैं कि रवीना त्यागी कई मामलों में दबाव बनाती हैं और उनको बदनाम करने में गौरव गर्ग के साथ साथ उनकी भी भूमिका संदिग्ध रही है। फिलहाल ये पूरा मामला संदेहों के घेरे में है और पुलिस इस पूरे मामले की जांच कर रही है। कैमरा पर्सन धर्मेंद्र के साथ विपिन चौबे, टीवी 9 भारतवर्ष, लखनऊ। और एक बड़ी खबर है, नीट पीजी परीक्षा पर सुप्रीम कोर्ट का आदेश आया है। नीट पीजी परीक्षा एक शिफ्ट में कराने का आदेश दिया गया है। 15 जून को एक शिफ्ट में होगी नीट की परीक्षा। और पीयूष पांडे हमारे सहयोगी ज्यादा जानकारी देंगे। पीयूष, इस खबर पर क्या जानकारी मिल रही है? देखिए, सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में सीधे तौर पर नेशनल बोर्ड ऑफ एग्जामिनेशन को कहा है कि आप एक शिफ्ट में ये परीक्षा आयोजित कराएं, क्योंकि 2 शिफ्ट में अगर ये परीक्षा कराई जाती है तो ये एक तरह की मनमानी होती है और जो छात्र हैं उनको जो क्वेश्चन पेपर्स मिलते हैं उसमें वो सही तरीके से उनके साथ जस्टिस नहीं हो पाता। और ऐसी स्थिति में एक शिफ्ट में परीक्षा कराई जानी चाहिए, क्योंकि कई मौक़ों पर ये देखा गया है कि अगर 2 शिफ्ट में परीक्षा कराई जाती है तो उसमें मनमानी की बातें सामने आती हैं। इस स्थिति में सुप्रीम कोर्ट ने एनबीई से कहा है कि 2 हफ्ते अभी बाकी हैं और आप एक शिफ्ट में परीक्षा कराना सुनिश्चित करें। और अगर ऐसा नहीं हो पाता है तो जाहिर सी बात है कि सुप्रीम कोर्ट के समक्ष एनबीई को काफ़ी फटकार सहनी पड़ेगी। इस मामले में अब सुप्रीम कोर्ट ने अपना आदेश जारी कर दिया है। अब देखना यह है कि एनबीई किस तरह से एक शिफ्ट में इस परीक्षा का आयोजन कराता है, चूंकि उसके पास सिर्फ 2 हफ्ते का समय है और 15 जून को ये परीक्षा कराई जानी है। जी, शुक्रिया आपका पीयूष पूरी जानकारी देने के लिए। तो 2 हफ्ते का समय दिया गया है और एक शिफ्ट में ही कहा गया है कि एग्जाम कंडक्ट कराया जाए नीट पीजी का। आगे बढ़ते हैं। यूपी के मुरादाबाद में 23 मई को पकड़े गए 4 सोना तस्करों से चौंकाने वाली जानकारी सामने आई है। ये पता चला है कि रामपुर में कस्बा टांडा इलाके के करीब 150 युवक
इस तस्करी में शामिल हैं। फाइनेंसर युवकों के इस गैंग को अपने खर्चे पर दुबई भेजते थे, उसके बदले गोल्ड मंगवाते थे। एक गोल्ड कैप्सूल 30 से 35 ग्राम का होता था। एक स्मगलर एक बार में औसत 6 से 8 कैप्सूल अपने पेट में डालकर लाता था। दुबई एयरपोर्ट पर चेक इन सिक्योरिटी में सेंधवारी करके ये गैंग भारत में एंट्री पा लेता था। इस पूरे केस का सुपरविजन कर रहे मुरादाबाद के एसपी सिटी रणविजय सिंह ने TV9 भारतवर्ष से बातचीत करते हुए क्या कुछ कहा है, देखिए। कि जब हम लोगों ने इनसे पूछताछ की तो एक बहुत बड़ा नेटवर्क का पता चला और इसमें इस गैंग में काफ़ी लोग शामिल हैं। इसमें कुछ फाइनेंसर्स भी हैं, चूँकि ये जो लोग पकड़े गए थे ये अपने आप को कैरियर बता रहे थे। उनका ये कहना था कि 20,000-30,000 रुपीज़ पर ट्रिप हम लोगों को मिलता है और बाकी जो लोग हैं इसको एक तरह से ऑर्गेनाइज करके चलाते हैं और उनके डायरेक्शंस पे ही सारा काम होता है। कुछ उसमें ट्रैवल के लोग हैं, ट्रैवल एजेंट्स के रूप में काम करने वाले लोग भी हैं। उनके नाम आए हैं और उनको हम लोग एक्सप्लोर कर रहे हैं, उनके बारे में छानबीन की जा रही है, उनके खिलाफ एविडेंस देखे जा रहे हैं। राजधानी दिल्ली में चेन स्नैचिंग की घटना थमने का नाम नहीं ले रही है। पुल प्रहलादपुर में बदमाश किस कदर बेखौफ है, इस रिपोर्ट में सीसीटीवी फुटेज में देखा जा सकता है कि बुजुर्ग शख्स अपने घर के बाहर बैठा है। तभी इनके पास एक युवक आता है। युवक पता पूछने के बहाने बात करने लगता है। जैसे ही मौका मिलता है युवक गले से चेन छीनकर भाग जाता है। बुजुर्ग शख्स नीचे गिर जाता है। हैरानी की बात यह है कि चेन छीनने वाले ये युवक पलटकर फिर आते हैं और फिर से कुछ छीनने की कोशिश करते हैं, लेकिन दूसरी तरफ से एक युवक बुजुर्ग की तरफ भागता हुआ आता है, जिसे देखकर चेन स्नैचर तेजी से भाग जाता है। घटना दिल्ली प्रहलादपुर इलाके की है। पुलिस में शिकायत भी की गई है, लेकिन अभी भी आरोपी बदमाश गिरफ्त से बाहर हैं। फिलहाल पुलिस सीसीटीवी फुटेज के आधार पर युवक की पहचान में जुटी है। लोगों का कहना है कि घटना को दिन दहाड़े अंजाम दिया गया है। इसी से अंदाजा लगाया जा सकता है कि दिल्ली में बदमाश किस कदर बेखौफ हैं। लोग अपने घर के बाहर भी सुरक्षित नहीं हैं। वैसे ये कोई पहला मौका नहीं दिल्ली में इस तरह की लूट की घटना को अंजाम दिया गया हो। इससे पहले भी राजधानी के कई इलाकों में ऐसी तस्वीरें सामने आ चुकी हैं। और उत्तर प्रदेश के कन्नौज से हैरान करने वाली तस्वीरें सामने आई हैं, जिसे देखकर आप भी चौंक जाएंगे। ये रिपोर्ट देखिए। दुल्हा दुल्हन के पीछे 4 पुलिस वाले, 3 पुलिस वाले वर्दी में जबकि 1 पुलिस अधिकारी सादे वर्दी में। तस्वीरें शादी से पहले वरमाला की है। अमूमन ऐसी तस्वीरों में दूल्हा दुल्हन के पीछे रिश्तेदार और बाराती नजर आते हैं, लेकिन यहाँ पुलिस वालों को वरमाले के दौरान पीछे क्यों खड़ा होना पड़ा, इसको जानने के लिए थोड़ा सा फ्लैशबैक में जाना होगा। अब देखिए बवाल की ये तस्वीरें। जमकर मारपीट हो रही है, कोई किसी की सुनने को तैयार नहीं है। मौका शादी से पहले वरमाला का है, लेकिन शादी समारोह वाला पंडाल जंग का मैदान बन चुका है। हद तो तब हो गई जब कुछ लोगों ने अपनी कार दौड़ा दी, जिसकी चपेट में आकर एक शख्स गंभीर रूप से घायल भी हो गया। दूसरे लोगों को भी चोटें लगी। दरअसल वरमाला से पहले हंसी मजाक के दौरान बारात और लड़की पक्ष के लोगों में बहस हो गई। बहस के बाद मामला यहाँ तक पहुँच गया, जिसके बाद पुलिस को मोर्चा संभालना पड़ा। पुलिसकर्मियों की मौजूदगी में वरमाला की रस्में पूरी की गई और साथ ही उपद्रव करने वाले बारातियों को भी गिरफ्तार किया गया। घटना कन्नौज के सिकंदरपुर कस्बे की है। यूपी के बहराइच में जंगली जानवरों का आतंक एक बार फिर से देखने को मिल रहा है। भेड़ियों के बाद बहराइच में तेंदुआ ने जमकर उत्पात मचाया है। हालांकि अब तेंदुए को पकड़ लिया गया है। यूपी के बहराइच जिले में महिला को छत से उठा ले जाने और किसान को घायल करने वाला तेंदुआ आखिरकार पिंजरे में कैद हो गया। तेंदुए को पकड़ने में वन विभाग की कई टीमें लगी हुई थी, जिन्हें तेंदुआ बार बार चकमा दे रहा था, लेकिन जब उसे घेर लिया गया तो तेंदुए को पिंजरे में आना पड़ा। अगर देखें तो एक सप्ताह में तेंदुए के हमले की 2 घटनाएं हो चुकी थी। एक घटना अयोध्या पूर्वा में घटी, जहां छत पर बच्चों के साथ सो रही महिला को तेंदुआ उठा ले गया, जिसमें महिला की मौत हो गई। दूसरी घटना में खेत की रखवाली कर रहे किसान के ऊपर तेंदुए ने हमला कर दिया था, लेकिन किसान खुशकिस्मत था कि वो बच गया। उसका भी अभी इलाज चल रहा है। इन दोनों घटनाओं को लेकर ग्रामीण काफी आक्रोशित थे, इसलिए वन विभाग की टीम काफी सक्रिय थी। कल शाम 4 बजे रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया गया था और रात करीब 8 बजे तेंदुए को पकड़ने में कामयाबी मिली, जिसके बाद लोगों ने राहत की सांस ली। आपको बता दें कि पिछले साल बहराइच में भेड़ियों का खौफ था। काफी मशक्कत के बाद भेड़ियों को वन विभाग की टीम ने पकड़ा था। भारत के डिफेंस सेक्टर की तस्वीर में पिछले 1 दशक की बात करें तो भारी बदलाव आया है। पीएम मोदी ने आत्मनिर्भर भारत का विजन दिया और इसके तहत भारतीय कंपनियां अब हथियार और रक्षा उपकरणों का रिकॉर्ड उत्पादन और निर्यात कर रही हैं। आप देखिए।
चीन और पाकिस्तान जैसे दुश्मन देशों से घिरा भारत अपनी रक्षा जरूरतों के लिए विदेशों पर ही निर्भर रहा है। लेकिन पीएम मोदी ने सत्ता संभालने के बाद भारत को डिफेंस इंपोर्टर से डिफेंस टेक्नोलॉजी के ग्लोबल सप्लायर के तौर पर स्थापित किया है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा है कि वित्त वर्ष 2013-14 में 686 करोड़ का रक्षा निर्यात वित्त वर्ष 2014 से 25 में 34 गुना बढ़कर 23,622 करोड़ हो गया है। 2029 तक भारत का लक्ष्य निर्यात को बढ़ाकर 50,000 करोड़ करने का है। 2025 में रक्षा उत्पादन 1 करोड़ 60 लाख को पार करने का अनुमान है, जबकि 2029 तक रक्षा उत्पादन 3 लाख करोड़ तक पहुंचाने का लक्ष्य है। डिफेंस पर खर्च करने वाले 5 सबसे बड़े देशों में भारत शामिल है। 2024 में भारत ने डिफेंस पर 86.1 बिलियन डॉलर खर्च किया, लेकिन सिप्री के मुताबिक आत्मनिर्भर भारत के चलते भारत के रक्षा आयात में 9.3% की गिरावट आई है। ग्लोबल सैन्य खर्च विश्व जीडीपी का 2.5% है, यानी करीब 110 ट्रिलियन डॉलर, जबकि भारत का रक्षा निर्यात 2.7 बिलियन डॉलर है, जो ग्लोबल डिफेंस मार्केट का मात्र 0.1% है। यानी भारत के लिए ग्लोबल डिफेंस सेक्टर में बड़ा मौका है। Brought to you by Technopova Curve 5G. Discover new horizon.